नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। आज देश विजय दिवस मना रहा है और इसके पीछे आशय है भारत पाकिस्तान का वो 1971 का युद्ध जिसने इस दुनिया के नक्शे को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। एक ऐसा इतिहास रच दिया है जो अब शायद दुनिया का कोई देश उस परिस्थिति या उस स्थिति में नहीं आने की हालात में हैं जो उस प्रकार के इतिहास को मिटा पाए या फिर उससे आगे बढ़कर कोई और एक हिस्ट्री या कोई ऐसा माइलस्टोन क्रिएट कर पाए। 1971 में 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स, उनके सैन्य अधिकारियों को सरेंडर करना पड़ा था भारतीय सेना के पराक्रम के सामने। और भारतीय सेना की जाबाजी और उसका पराक्रम था, उनकी महानतम वो पराकाष्ठा थी, वो योगदान था जिसके कारण से इस धरती पर बांग्लादेश जैसे एक नए देश का निर्माण हुआ। और उस परिस्थिति में, उस युद्ध में महानायक के तौर पर, चाहे वो सैन्य कर्मी हों या फिर हमारे आर्मी के जो अधिकारी थे, एयरफोर्स के अधिकारी थे या फिर दूसरे अन्य सेक्शंस के जो सुरक्षा में लगे हुए लोग थे, उनकी भूमिका को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है इतिहास में। उसे कोई मिटा नहीं सकता। हमारे हृदय पटल पर, मानस पटल पर वो पूरी तरह आच्छादित है। और आज हम उन्हीं में से एक महान हस्ती, एक महान सैन्य अधिकारी के साथ यहाँ मौजूद हैं और उनसे उनके अनुभव हम आपके साथ साझा करेंगे कि 1971 की लड़ाई में आप कैसे थे और किस तरह से, क्या अनुभव आपको मिला, किस तरह से आपने लड़ाई लड़ी, क्या परिस्थितियां थी सम और विषम जो आपने देखी, और पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी, सैन्य कर्मी थे, उस मामले में भारत उस वक्त कहाँ खड़ा था, तकनीकी दृष्टि से हम कितने समृद्ध थे और मानसिक तौर पर हम कितने तैयार थे, हमारा राजनीतिक जो स्थापित था, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट था, वो क्या सोच रहा था, क्या और दुनिया के देशों का हमारी उस मानसिकता पर क्या असर पड़ रहा था। तो इन सारे मुद्दों पर आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे और आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखना, तो आपको समझ में आएगा और ऐसे महान सेना नायकों के संबंध में, इनके अनुभव से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कर्नल आशीष चड्ढा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड चैनल पर। आप जैसे सेना नायकों से मिलना हमारी खुशकिस्मती है और हमारे युवा और हमारे दर्शकों के लिए भी एक अलग प्रकार का अनुभव आपसे निश्चित रूप से मिलेगा आज की बातचीत के आधार पर। तो कर्नल चड्ढा साहब, आपने सेना कब ज्वाइन की? मैंने जून 69 में मुझे कमीशन मिला था जी। ग्रेजुएशन मैंने हिंदू कॉलेज से की जी। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जामिनेशन, लेकिन माई मदर डिजायर्ड कि एक मेरा लड़का फौज में होना चाहिए। वी आर 5 ब्रदर्स। तो मैंने कहा ठीक है। और लकीली मुझे किसी ने मोटिवेट किया कि भी IAS बनोगे या फौजी बनोगे, रैंक एक जैसे है, वो भी क्लास 1 गेस्टेड अफसर, ये भी है, लेकिन इसमें आपको यूनिफॉर्म मिलेगी और एडवेंचर मिलेगा। बस एडवेंचर नाम सुन के मैं फौज में जाने। तो आई गॉट कमीशन इन शॉर्ट सर्विस कमीशन इन जून 69। Thereafter I was posted all over and तो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हुई इस दौरान? जो my first posting was in Kargil और the second एक साल वहाँ रहे। उसके बाद हम we moved to T12 सेक्टर, पूरी यूनिट। तो वहाँ पर ही हम 71 वार भी वहीं लड़ी हम लोगों ने। और उसके बाद लड़ाई लड़ने के बाद फिर we moved to बीकानेर। बीकानेर डेजर्ट पूरा देखा वहाँ पर जितने भी है। और उसके बाद फिर मैं श्रीनगर में आई वॉज जनरल स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन, विच ए वेरी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट। पूरे JNK का मतलब ऑपरेशन देखना और सेक्टर क्या हो रहा है पूरे सेक्टर में। रात को सेक्टर बना के आर्मी हेडक्वार्टर जाती थी सुबह चीफ को ब्रीफ होने के लिए। दैट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस आई हैड। फिर तो वहाँ आपको एक पॉलिटिकल, क्योंकि वो पोस्ट तो पॉलिटिकल है गवर्नर का। नहीं, गवर्नर इसके बाद में गवर्नर साहब भी हुए। उसके बाद? अच्छा। इसके बाद मैं गवर्नर साहब के साथ ADC बना। ADC बने जी। तो आपके पास ये अनुभव भी आया और आप सैन्य अधिकारी भी थे, तो इसमें एक अलग प्रकार का अनुभव आपको वहाँ मिला होगा। बहुत बड़ा, बहुत। जब आप सेना में अधिकारी बने
तो उसके कुछ वर्षों बाद, क्योंकि आपकी इच्छा पहले थी आईएएस बनने की, तो आपको लगा कि आपका फैसला सही था सेना ज्वाइन करने का? बहुत बढ़िया, बिकॉज मैंने वहाँ आईएएस अफसरों को देखा जैसे काम करते हैं, वो सिर्फ बाबूगिरी है और कुछ नहीं है, और डिसीजन भी नहीं ले सकते वो, और बड़े बाइस डिसीजन होते हैं, कुछ क्या बताएं आपको, मुझे अच्छा है। और हम तो बिल्कुल फौज में क्लीन, जैसे बोलते हैं, छाती चौड़ी करके नौकरी की पूरी, और अच्छा सेटिस्फेक्शन है ज़िंदगी में। असली बात ये, हर आदमी को अपने मन को जवाब देना है, अपनी कॉन्शियस को जवाब देना है, आपने अच्छा काम किया, और हमेशा अंदर रहता है। तो मैं बड़ी खुशी है, शांति है कि अच्छी नौकरी की और भगवान ने सब ठीक ठाक किया है। और लड़ाई लड़के भी, 3 लड़ाई लड़के भी वापस आ गए, देखो बहुत बड़ी बात है, ऊपर वाली कृपा है। और देश की सेवा भी फिर हो गई, और अंदर से जज्बा है। आज भी आप लोग देखिए, आप मेरी इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, आज भी काफ़ी पेपरों में निकला मेरा आईएएस उसका 1971 का। तो ये भी एक ऊपर वाली कृपा है कि इज्जत मिली हुई है, ये सिर्फ देशभक्ति के लिए। और जज्बा तो मैंने आपको बोला है, मेरी माँ ने दिया और मेरे में तो है। 71 की लड़ाई जब होने वाली थी, ऐसा है कि जब लड़ाई होने वाली होती है, ये नहीं कि कल लड़ाई शुरू कर दो, कुछ बैटल इंडिकेशंस होती हैं आर्मी में, यानी उधर भी और इधर भी। छुट्टी कैंसिल कर देंगे, पूरी मतलब व्हीकल्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है, रिजर्व्स होते हैं, आर्मी रिजर्व्स हैं, दूसरे रिजर्व हैं, एमुनिशन का, हर चीज़ का। तो वो शिफ्टिंग बॉर्डर में मतलब चले जाती है। हमारी जो मोबिलाइजेशन स्कीम होती है, उसके हिसाब से उनको मालूम है कि किस यूनिट में क्या कमी है। कोई लड़ाई में कमी हो तो फिर लड़ाई नहीं लड़ सकते, हथियार एमुनिशन हर चीज़ वहाँ मूव करती है, तो इंडिकेशन मिल जाती है। तो मैं छुट्टी पे था, और मतलब 1971 में जब ये लड़ाई शुरू हुई, तब आप कहाँ पोस्टेड थे? टी-12 सेक्टर में। अच्छा। टी-12 सेक्टर में। और मैं क्या क्या रैंक था आपका? मैं कैप्टन था, मेरी 3.5 साल नौकरी थी, और मैं छुट्टी पर था। जैसे मैंने बोला, बैटल इंडिकेशन, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई अभी, तो न्यूज़पेपर रेडियो पे आवाज़ आई कि भाई लड़ाई शुरू होने वाली है, तो आपकी मतलब छुट्टी कैंसिल हो गई। मतलब इस तरह का आभास इन हाउस नहीं था, बल्कि आउटसाइड जो इन्फॉर्मेशंस आ रहे थे उससे आपको संकेत मिली? हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे याद है कि मेरे ब्रदर एक आगरा थे, वो मुझे मिलने आए कि चलो मेरा भाई लड़ाई में जा रहा है, उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। लेकिन मेरी मदर का इसका जज्बा था, कहती तो रुकेगा नहीं, कल निकल जा। और मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई, रोई नहीं, दूसरों की माँ में रो रही थी, कहते इसको इनको रो के मत विदा करो, बाद में रोएंगे हम, ऐसी क्या बात है। तो मेरे माँ का जज्बा देख के मैं बड़ा खुश हुआ। तो क्या 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 तब आप मैरिड हो चुके थे? नहीं, अभी यंग था, अभी अनमैरिड था मैं। तो एक्चुअली हम बताएं, लड़ाई भी जो सेकंड लेफ्टिनेंट, अभी सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं रहे, पहले सेकंड लेफ्टिनेंट होते थे, कैप्टन, मेजर, असली आगे यही जाते हैं। असली यहाँ जाते हैं। उस वक्त जज्बा होता है, जवानी होती है, हम ये नहीं सोचते लड़ाई में मरने जा रहे हैं, नहीं, वो नशा ही अलग है, सच पूछो। तो रास्ते में भाई साहब, जब हम ट्रेन में गए, रास्ते में हमारी हिंदुस्तान की जो हमारा जनता है, पब्लिक है, उनका जज्बा देशभक्ति का देख के खुश हो गया हमारे, और हिम्मत आई। हर स्टेशन पे बच्चे, बूढ़े, औरतें, बहनें, कोई राखी बांध रहा है, कोई बिस्कुट दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई 1100 रुपया दे रहा है। अरे कमाल है यार, मतलब वो ऐसे एज इफ उनके अपने बच्चे जा रहे हैं लड़ाई में। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, सच कह रहा हूँ। मतलब उस वक्त का जो लोगों में जो उफान था वो भी बिल्कुल चरम पर था। क्या बात है, इस चीज़ का तो मैं बड़ा मतलब फ़क्र हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और हमारी पब्लिक ऐसी थी उस वक्त, अभी भी होगी, आई एम श्योर। जब ऐसा कोई बात होती है इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम वहाँ चले गए, तो 3 दिसंबर को हमने अटैक लॉन्च किया। नहीं, उससे पहले कि जैसे आपको जब आप वहाँ पहुँचे और आपने वहाँ ज्वाइन किया, तो उसके बाद आपको ये आदेश कब मिला कि आपको अब कूच करना है और लड़ाई की दृष्टि से? वो ऐसा था, प्रिपरेशन तो ऑलरेडी होती है हमारी,
और हमने टारगेट भी आइडेंटिफाई करे होते हैं हर यूनिट के, हमने ये करना है वो करना है। मतलब ये एक नॉर्मल कोर्स है, इसका मतलब कि जो प्रिपरेशन है वो एवरी टाइम आप प्रिपेयर होते हैं और आपके पास एक टास्क भी फॉर एवर होता है कि आपको अगर निकलना होगा तो आपको कहाँ अटैक करना है और क्या करना है। हाँ, ऐसा है पूरा हिंदुस्तान की जो मोबिलाइजेशन स्कीम होती है हमारे अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छी बना रखी है। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, इतनी बड़ी फौज है, अब जब फौज में लड़ाई होती है तो पेट्रोल भी चाहिए, राशन भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो हर आदमी की ड्यूटी ऑलरेडी स्पेसिफाइड होती है कि इस यूनिट ने यहाँ जाना है। हाँ, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो तब वो अलग बात है कि हम जैसे एक बटालियन में अलग अलग यूनिट्स कंपनीज होती हैं, वो कमांडिंग अफसर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी को क्या टास्क मिलेगा, वो तो अलग बात है। तो आपको कहाँ भेजा गया था? वही मैं बता रहा हूँ ना, टीटवाल सेक्टर में एक रिंग कंटूर था, वो हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो उसमें पूरी बटालियन ने हमने अटैक लॉन्च करना। कितने कितने सैनिक और अधिकारी मिलकर कितने थे आप? तब तकरीबन 700-800। ठीक है। तो 4 कंपनीज होती हैं और उसमें बाकी सपोर्ट कंपनी भी होती हैं, उसमें मोटर्स होती हैं, मतलब दूसरे भी है। प्लस जब लड़ाई करते हैं तो हमारे को जो तोप खाना होता है वो भी हमारे को सपोर्ट करता है। उसके लिए एक उनका अफसर एक हमारे साथ ओपी डिटेल होता है, वो हमारे साथ जाता है। तो वो डायरेक्ट गन से पीछे लगी होती हैं, तो वो फिर हमारे को डायरेक्ट करता है उसने हम कि कहाँ पर उसने दुश्मन के ऊपर बम गिराने हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ताकि उनका सिर ढका रहे, और जब हम बिल्कुल नज़दीक पहुंचते हैं तो फिर वो जो 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 फायर है वो दुश्मन आगे और करना पड़ता है उसको। क्या क्या हम इसको कई टीयर में समझ सकते हैं कि आपको जो सपोर्ट है, जैसे सप्लाई चेन है या और कुछ है, वो क्या प्रिपरेशन होता है? थोड़ा सा तकनीकी दृष्टि से अगर अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत हार्मफुल ना हो हमारी सेना के लिए, तो थोड़ा सा आप मुझे डिस्क्राइब करके बताएं कि व्हाट वाज दोज प्रिपरेशन यू डिड दैट टाइम, जब आपने शुरू किया और जब आप फील्ड तक पहुंचे तो वो क्या टीयर, कितने स्टेप्स होते हैं जिस स्टेप्स को आपको उन चीज़ों का प्रिपरेशन जरूरी होता है? नहीं, ऐसा है, हम इन्फेंट्री वाले हैं ना जी हमारी इन्फेंट्री को क्वीन ऑफ द बैटल बोलते हैं। जी असली लड़ाई हम ही लड़ते हैं। तो बाकी सपोर्टिंग वेपन्स होते हैं, इंजीनियर्स हुए, तोपखाना हुआ, सब इंजीनियर होते हैं, वो हमारे सपोर्ट करते हैं हमें। तो उनकी अपनी ड्रिल्स होती हैं, उनका अपना टास्क होता है, उनकी अपनी मोबिलाइजेशन स्कीम होती है, वो भी रेडी होते हैं। और लास्ट मिनट पर मैंने बोला ना कि हर चीज़ पूर्ति की जाती है, तो वो हमें तैयार होते हैं, मिलती है। तो लेकिन हमने कुछ ऐसी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की जो मतलब अभी भी दुख होता है। सबसे पहले तो हमारी इंटेलिजेंस बड़ी पुअर है, बहुत पुअर है। हम थोड़ा सा आगे चल कर के इस चर्चा बिल्कुल हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ये कहना है कि क्या भारत पाक की जो लड़ाई थी उसका स्वरूप इतना बड़ा होगा, आरंभिक स्थिति में आपको इसका अंदाज़ा था या फिर हमारी सेना के बड़े ऑफिसर्स को इस बात का अंदाज़ा था? क्या ऐसा आकलन था? नहीं, ऐसा है, ये लड़ाई तो बेसिकली ईस्टर्न सेक्टर में हुई थी, ज़्यादा तो वहीं थे। हम वेस्टर्न सेक्टर में थे, J&K में। तो वहाँ पर तो क्योंकि जो बांग्लादेशी थे वहाँ, जो क्या बोलते हैं, उधर से आ रहे थे हिंदुस्तान में, लाखों आ गए थे। और सच पूछो तो मिसेस गांधी ये नहीं सोच रही थी उस वक़्त कि बांग्लादेश बनेगा, सच पूछो तो हमारी फ़ौज, एक बात है, हमारी फ़ौज का एक मुद्दा होता है कि हम जाते हैं चाहे नुकसान हो जाए, जीत के आना है। फिर पाकिस्तानी को दूसरा है, पाकिस्तानी क्या है कि अफसर नहीं होते आगे, वो अंग्रेज़, अभी भी अंग्रेज़ हैं वो। तो पिकटों पे भी हमारा तो हुक्म होता है लास्ट गोली और लास्ट आदमी तक वहीं पर ही डटा रहेगा। तो उनका क्या है कि वो अफसर कभी कभी पीछे से आता है, वो भाग जाता है। तो जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है जवानों को, उनके ऊपर, पाकिस्तानी, तो भागने पीछे हो जाते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके पास लीड करने वाला व्यक्ति नहीं होता। इट इज़ अ लीडरशिप, यू एब्सोल्यूट राइट, वो लीड। अब हम बताएं, हम जब अटैक जा रहे थे तो हमारे 2-4 पहले आदमी जाते हैं, स्काउट्स जो भी हैं। अब वहाँ तो माइंस लगी हुई है, अब वो लड़का घबरा गया, साहब आगे तो माइंस है। देखो जवान भी तो आदमी हमारी तरह है, उसको तो हमारे को भी लीडरशिप दिखानी पड़ती है, 2 गालियाँ भी देनी पड़ती है हमारे को, कैसे हम आगे बढ़े। वो अलग बात है, हमारा पैर नहीं उड़ा, नहीं समझे आप, वो तो हमारी किस्मत है। वो कईयों को साथ में जब लड़ाई जा रहे हैं, हमारा सहायक था जो मतलब रेडियो सेट उठाता है, उसको गोली लग गई। अब ये भी है कि जब देखो कितना बड़ा दिल रखना पड़ता है कि जब लड़ाई हो रही है तो कुछ घायल हो जाए, कुछ उसको उठाते नहीं है हम लोग।
जब तक ऑब्जेक्टिव वो कैप्चर हासिल न कर लें, उन चीज़ों में हमें नहीं उलझना है। तो उस वक्त जब आरंभिक स्थिति में निकल रहे हैं, चल रहे हैं, मन स्थिति क्या थी आपकी और आपके ट्रूप्स की? क्या मन स्थिति थी, क्या चल रहा था मन में? देखो उस वक़्त हम ऐसा है कि हमारी फौज की जो अफसरों की ट्रेनिंग होती है वो हमारे वो कूट कूट के भरते हैं कि यू आर द बेस्ट। और हम जवानों के साथ जवान जो लीड करते हैं ना हम लोग, तो हमारे को अपनी सेफ्टी का नहीं पता होता, हमने उनकी सेफ्टी का देखने जाता सबसे पहले, मेरी बात समझे, और उनकी सेफ्टी का, उनका वेलफेयर का देखना पड़ता है। इसलिए जब लड़ाई में भी अब जवान को मालूम है, अच्छा पूरा जब ट्रेनिंग होती है, जब रहते हैं यूनिटों में, तो वही दिखाते हैं हम लोग, हम वी आर द बेस्ट, चाहे वो फायरिंग है कुछ भी है। तो फिर वो जवान है उसको एक विश्वास हो जाता है कि ये मेरा लीडर है ना, ये मुझे लास्ट मिनट तक छोड़ेगा नहीं, मतलब घबराता नहीं उसको, और उसको कुछ हो भी जाए तो वो भी हम हमारी जिम्मेवारी थी उसको। तो इस वक्त ये है कि भाई अपनी तो ऑब्जेक्टिव दिमाग में और कुछ दिमाग नहीं है सच पूछो तो, और जवानों को जोश देना पड़ता है, वो जाते हैं इस तरीके से। जब आपको ऑफिशियली, क्योंकि एक तो आपने घर से, आपसे यहाँ से छुट्टी कैंसिल हुई और आप यहाँ से निकल कर वहाँ पहुँचे, लेकिन जब आपको इंटरनल कूच करने का आदेश आया आपके पास, तब उसके बाद, क्योंकि वो चीज़ें तो तब तो पूरे देश में फैल चुकी थी कि भाई अब तो बिल्कुल एक फॉर्मल लड़ाई शुरू हो गई है, तो उसमें अब सब लोग जा रहे हैं, तो एक सेना की फैमिली है, माता पिता हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्या रिएक्शन था, क्या कुछ रिएक्शंस उस वक्त आपके सामने आए? क्या आप उस वक्त कोई संपर्क हुआ था परिवार से? नहीं जी, उस वक्त कोई सेटल फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं था, वेरी फ्रैंक विद यू। और हमारे पास ऐसे घुमाने वाले फ़ोन भी होते थे। खैर वो कुछ नहीं, माता पिता को जब छोड़ दिया उस वक्त, उसको ये नहीं कि माँ रोएगी या कुछ, नहीं नहीं नहीं, एक बार ट्रेन में बैठ गए फिर तो वो सोचते हैं भी कुछ करके दिखाना है कुछ करके, फिर उम्र भी होती है, देखो ना, उम्र होती है हर चीज़ की। अब देखो इससे पहले हमारे को कमांडो कोर्स करवाते हैं, सारे वेपन्स कोर्स करवाते हैं, उसमें हमारे को एक्सपर्ट बनाते हैं। हम जवान को जब वो जो काम कर रहा है उसको मालूम है कि साहब ने फट पकड़ लेना गलती होगी कोई, और उनसे बेटर, इसलिए ये जो लीडरशिप है ना, ये बहुत ज़रूरी है दैट लड़ाई में। तो मतलब क्या हम ये समझें कि भावनात्मक दृष्टि से वहाँ जरा सा भी ऑसिलिएशन का कोई चांस नहीं बनता है एक आर्मी मैन के लिए, एक आर्मी ऑफिसर्स के लिए, कि इस तरह की ट्रेनिंग हमारी क्या ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह से, तो इसलिए वो भावनात्मक कोई ऐसा नहीं, तब भावना उफान पर होती है केवल और केवल देश के लिए। देखिए हमने ये भी लड़ाई में देखा है कि जो डरता है ना वही मरता है, और ये भी है कि गोली जिसके नाम की लिखी होती है ना उसी को लगती है। हमने हमारे लड़ाई के बाद एक अफसर, एक जवान भी था, 3 दिन के बाद सरक के उसको बस्ट लगा हुआ था, जिंदा अभी भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, कहाँ आपने नौकरी करनी है, कहाँ आपने जाना है, देश की सेवा करनी है। घबरा गए तो घबरा गए, फिर वो जो जवान भी ना वो फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, वो फिर लड़ेगा नहीं आपके साथ। अब ये उनको डर भी होता है कि हमारा साहब साथ में है, तो ये भी होता है। हाँ, और उसके बाद फिर लीडरशिप, फिर हम उनको पैपअप भी करते हैं जाने से पहले, साथ में जा रहे हैं, अगर साथ में ना जाएं हम लोग तो फिर नहीं जाएंगे वो जवान भी। नहीं, ड्यूरिंग वार जब लड़ाई छिड़ गई और फिर चल रही है स्थिति जो बन रही है लड़ाई की, तो उस वक्त एज ए कैप्टन क्या भूमिका होती है और वो किस प्रकार की भूमिका आपने अदा की, जैसे भावनात्मक भाव को भरना, क्या उस वक्त भी ऐसा कुछ? जाते हैं हम लोग, वो भावना तो शुरू वाली बात है जी, साथ में जाते हैं, चलो अच्छा, फिर उसके बाद जकारा बोलते हैं, जैसे ना हर यूनिट का अलग जकारा होता है, बैटल क्राई बोलते हैं उसको। हमारा रामचंद्र जी की जय बोलते हैं, कोई दूसरे हनुमान जी की बोलते, दूसरे यूनिट वाले कोई बोले सो निहाल बोलते हैं, मेरी बात सुनिए। तो हमारे भी इस तरीके से है, जब दुश्मन के थोड़ा नज़दीक होते हैं 1000 गज सबसे, तो उसमें सब जोश भरने के लिए सब बोलते हैं वो जोर से, फिर जाते हैं आगे। बिल्कुल। क्या लड़ाई के मैदान में भी उस तरह की जो बैटल क्राई है वो उसका उपयोग करते हैं? हाँ। या वहाँ भी मोरली बूस्टअप करने के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती है? नहीं, यही है ड्यूरिंग वार पहले तो 2 रम के पैक पिलाते हैं जोश ठीक है ना, फिर बोलते हैं कि हम ये है वो है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है उस वक्त हम देश का कम सोचते हैं,
हम यूनिट का जहाज सोचते हैं। यूनिट का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, नहीं समझा? राजपूताना राइफल्स का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, नहीं समझा? वो दिमागे बढ़ते हैं। तो ठीक है फिर। अच्छा, फिर वो भी है कि सारी जब ट्रेनिंग होती है वैसे नॉर्मल पीस स्टेशन में इंटर कंपनी कॉम्पिटिशन्स होते हैं हर किस्म के, कि हमारी कंपनी चैंपियन बनेगी, हमारी कंपनी ये जीती, तो वो भावना भरी होती है जवानों में भी। तो वहाँ पर भी उनको मालूम है हमने कुछ करके दिखाना है, बस वो करते हैं। फिर मतलब उस वक्त वो लड़ाई नहीं सोचते बल्कि एक खेल सोचते हैं कि इस खेल को हमको जीत के जाना करना है, बस करना है, बस करना है। अब देखिए हमने ऐसे भी देखे कि जवान वहाँ से फायरिंग हो रही है और वो क्रॉल करके गरम बैरल को पकड़ के लेके आए। कोई छोटी सी बात है? वो अलग बात है, उसको कुछ नहीं मिला तगमे शगमे, तो ये सब बकवार ऐसी बातें हैं। ये हमारे सिस्टम ठीक नहीं है, उनका कोटा सिस्टम है जी, 1 यूनिट को 2 मिलेंगे, ये तरीका होता है। अब जवान तो कई होते हैं जिन्होंने जिसने सेक्रीफाइस किया या जिसने उस तरह की स्थिति की सबको पर सिस्टम है, चलो हम भी एक्सेप्टेड। जी जी। अच्छा, और आपको ये अब सवाल अगर आप पूछें तो वो भी एक, मैं इंटेलिजेंस के बारे में भी कुछ बताऊंगा, कुछ वेपन्स के बारे में बताऊंगा, क्या कमी है हमारी। ये लड़ाई कितने दिन, लगभग कितने दिन आप शामिल है लड़ाई में? 14 तारीख को मतलब हमारी लड़ाई खत्म हो गई। जी। अच्छा, लड़ाई के बाद क्या होता है, जो आर्टिलरी होती है ना, आर्टिलरी की या मोटर, हमारी इन्फेंट्री मोटर वाली भी, वो भी तोपखाना बोलते हैं उसको। अब हम लड़ाई से पहले क्या करते हैं, उनके पिन निकाल के रखते हैं, यानी फायर करने के लिए। अब वो तो हजारों होते हैं, तो जब लड़ाई खत्म होती है तो उनको फिर डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है, इधर भी उधर भी। फिर दिवाली होती है, यानी कि बगैर किसी डाटा के फायर करते हैं हम भी और वो भी खड़े होते हैं। ये भी देखिए हमने। तो 14 तारीख को लड़ाई खत्म हो गई तो थी। ये जो अंतराल रहा 3 से लेकर के फिर 14 के बीच का, हाँ। इसका ये किस प्रकार का अनुभव, जैसे मेरा अनुभव, मेरा कहने का मतलब है कि किस प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, विषम है लड़ाई का मतलब है ही विषम परिस्थितियाँ। सबसे पहले तो दुश्मन और हम भी अपने डिफेंसेस के आगे माइंस लगा देते हैं, पंजी लगा देते हैं, वायर लगाते हैं। जब जाते हैं हम, हमारी पूरी टीम होती है सब कुछ क्लियर करने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर जब हमने मान लो कैप्चर भी कर लिया है, तो ये नहीं कि आराम से बैठेंगे। अब दिन में कैप्चर, पूरी रात लड़ाई होती, रात को लड़ाई होती है, सुबह कैप्चर कर लिया, उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं अभी काउंटर अटैक कर रहे हैं, मतलब दुश्मन दोबारा आएगा अभी। फिर जो दुश्मन ने अपने मोर्चे बना रखे हैं हमारी तरफ, अब उनको उल्टा करना पड़ेगा हमारे को। उस वक्त इवन हम अफसर खुद अपनी खाई खोदते हैं, क्यों? उनकी आर्टिलरी शेल शुरू हो जाता है, यानी आप खाई भी खोद रहे हो, वहाँ रुके भी हो, उनका आर्टिलरी शेल आ रहा है और उसमें रह रहे, फिर हमने लड़ना है। तो ये बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है सच बोलो। और क्यों दुश्मन जब कोई पिकट चली जाती है तो ये थोड़ा कि वो कोशिश नहीं करे, उसको दोबारा कोशिश करने करता है। जब आप पहुंचे वहाँ ग्राउंड पर, तब आपने एट फर्स्ट क्या स्थिति देखी? भाई वही है ना, बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने जो कैप्चर किया, हमने उनका एक कैप्टन भी मारा हमने, वो बहादुर था वो। और उसके बाद फिर हमने जब लड़ाई खत्म भी हुई तो उसको, वो आर्टिलरी का था वैसे, आर्टिलरी का जो मतलब तोपखाने वाले होते हैं, तो उसने हमारे 2 जवानों को मार दिया। जब कैप्चर कर रहे थे ना लोगों ने सरेंडर कर दिया, तो उसने सरेंडर नहीं किया, उसने हमारे 2 जवान मार दिए हाथ खड़े करते करते। फिर हमने कहाँ छोड़ना था उसको, फिर मार दिया हम लोगों ने उसको। पर ही वॉज ब्रेव मैन, वो कर भी सकता था। तो हमने फिर बाद में जब लड़ाई खत्म हुई तो फ्लैग मीटिंग में मैंने बताया ये बहुत बहादुर था, तो उसको सबसे ऊंचा पद जो पीवीसी होता है हमारे परमवीर चक्र, उन्होंने वहाँ क्या उसे ऐसको वो दिया उसको वहाँ। तो लड़ाई में बहुत कुछ ऐसी चीज़ होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं। जब 47 में जब हम जा रहे थे, हमारी फौज मतलब कैप्चर कर रही थी, जो रजाकार वहाँ से आए थे, तो हमारे नेहरू जी ने बहुत बड़ी गलती की कि वो यूनाइटेड नेशन में चले गए थे। तो तब से हमारे J&K में स्पेशली वहाँ यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस बना हुआ है जिसको अनमोगी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस मोबाइल ऑब्जर्वर ग्रुप। अच्छा, हम पोस्टेड थे वहाँ पर पहले भी, लड़ाई से पहले भी। और वो क्या करते थे, हम जब भी अपना संगढ़ या अपना बंकर रिपेयर करते थे या कुछ करते थे तो पाकिस्तानी वाले प्लेयर करते थे ये नया बना रहे हैं। तो वो जी वहाँ से 2 गोरे अफसर आते थे, कोई न्यूजीलैंड का, कोई फलाना यूरोप के, और उसके बाद उनको पहले तो ट्रीट करते थे, फिर वो कंप्लेन हमारा बंकर गिरा देते थे। मतलब वो भी 22 थे, मैं ये कहना चाहता हूँ 22 थे। अच्छा, फिर जब नॉर्मल लड़ाई से पहले मान लो उन्होंने फायर कर दिया
तो हमें फायर नहीं करने का हुक्म था, दिल्ली से आएगा जी हुक्म, क्या बकवासबाजी है, मेरी बात समझे। तो इस तरीके से 71 से थोड़ा पहले, कुछ 6 महीने पहले, तो हमारे कुछ कमांडरों ने बोला कि ये बकवासबाजी है, ऐसे तो हमारे मोराल डाउन हो रहा है। ग्राउंड पे फायर करने का उसकी परमिशन मिसेस गांधी ने बोला कि ठीक है, उसमें शी आल्सो टुक एक्शन, आई वुड से, कि भी ये हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। उनका ऑफिस अभी भी वहाँ पर है श्रीनगर में, गुपकार, जहाँ गुपकार है ना वहाँ, जो वहीं पर है उनका। तो अब उसमें हम बताएं आपको, एक बार एक पिकेट थी, तो जवान आमने सामने है ना, तो एक कुत्ता था, वो इधर भी चले जाता था, इधर भी चले जाता था, समझे नहीं आप। अब दिमाग खाली बैठा हो तो दिमाग का भी उड़ जा देता है, तो हमारे जवान ने उनको गाली गुली लिख के भिजवा दी, समझा। तो उन्होंने फायर किया जबरदस्त, तो ये भी लिख दिया कि भाई तुम्हारा तो हुक्म दिल्ली से आएगा, धोती प्रसाद वालों के, हमने देखला कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है? तो ये अच्छा, फिर 6 महीने बाद पहले जब इन्होंने ये बोला ये हम नहीं मानते, फिर हमने भी किया, लेकिन इतना नहीं किया जैसे मोदी साहब ने भी किया। फिर भी हुक्म पीछे से ही आता था, मेरी बात समझे, पर फायर कर सकते थे। अभी तो मैं कह रहा हूँ गॉड ब्लेस मोदी, सच कह रहा हूँ, मैं बीइंग फौजी में बता रहा हूँ कि ऐसा हमारे को वो लीडर नहीं मिलेगा हमारे को जो पॉलिटिकल विल उसमें है। तो ये आई विश हमारे ज़माने में। अब मतलब ये कहना चाहते हैं कि अब फ्री हैंड है, कमांडरों का फ्री हैंड है जी, आगे जो बैठे हुए हैं ठोको इनको, इसलिए थोड़ा कंट्रोल में भी है। अच्छा, फिर एक और चीज़ देखी, मैंने आपको बोला इक्विपमेंट के बारे में बात की थी। अब हमारे पास रेडियो सेट थे, यानी कि वायरलेस सेट, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार है, ANPRC 25 बोलते हैं उसको, उसमें तीन फ्रीक्वेंसी होती हैं। तो अमेरिका, ये जो पाकिस्तानी है, जब हमने पिकेट कैप्चर की तो हमने उनका एक गैजेट पकड़ा, जैसे रेडियो को घुमा घुमा के आप फ्रीक्वेंसी पकड़ते हो ना, वो अमेरिकन उनके पास था, वो हमारी फ्रीक्वेंसी खटाक से पकड़ लेते थे और बात नहीं करने देते थे हमारे को। मतलब हम हुक्म पास कर रहे हैं, बात ये बहुत बड़ा मतलब मसला था हमारा, बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कैसे हम अपने को कमांड करें, कैसे अपने। अच्छा, एक दूसरी बात, अब हमारे को तो बोले जी ये संगणना गिराओ, क्योंकि हुक्म ऐसा था। और जब भाई साहब हम वहाँ पर गए पिकेट, मतलब उनका कैप्चर करने के लिए, आगे तो संगड़ है और पीछे कंक्रीट बंकर्स और कम्युनिकेशन ट्रेंच बची है, मतलब उसको हमारे, आई वुड से, हमारी जो कैजुअलिटी होती है उसकी वजह से होती है, मेरी बात समझे। तो ये हमें बड़ा बुरा लगा कि हमारे को कोई इंटेलिजेंस नहीं, वो ये नहीं बता सके सामने पोस्ट में क्या बन रहा है क्या नहीं हुआ। और मुझे याद है कि ये जो वहाँ पर जो होते हैं ना जासूस, इधर उधर जाते हैं, वो डबल होते हैं। अब क्या बताएं आपको, बताना भी शर्म आती है कि हमारा जिसको हमने पकड़े 2-4, वो कहता है जी आपके जो यहाँ इंटेलिजेंस वाले हैं वो 250-300 रुपये देते हैं। अब 250-300 रुपये में क्या तो वो जो जितना ज़्यादा पैसा देगा उसके प्रति उसकी विश्वसनीयता। मैं वही ये मतलब इसीलिए वो कम्युनिकेशन ट्रेंच बनी हुई है, हमें नहीं पता लगा। ये बहुत बड़ा सेटबैक हमने देखा। एक तो इक्विपमेंट का मैंने बोला आपको। अच्छा, फिर उनके बाद हमारी तो पुरानी LMG थी जो मतलब समझो थोड़ा राउंड फायर कर, उनके बाद BMG थी अमेरिकन, मतलब हर चीज़ उनके पास अच्छी थी लेकिन लीडरशिप वीक थी, इसलिए हम जीते। इसलिए हम जीते। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा था कि लड़ाई इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी या इतने समय में हम जीत पाएंगे? एक तो जीत की बात, और दूसरा कि इतने कम समय में इतना बड़ा हिस्टोरिकल अचीवमेंट होगा। ऐसा है कि कोई भी देश, हमारा या पाकिस्तान, हम तो वैसे भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं दोनों ही, हम 10 या 12 दिन से ज़्यादा नहीं लड़ सकते। वो पूरा क्या कारण है? एक तो हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है, इतने रिसोर्स नहीं है, और अल्टीमेटली फिर क्या होता है 10 या 12 दिन में वो जो बड़ी बड़ी पावर होती हैं वो आ जाती हैं बीच में, कई प्रेशर्स होते हैं, आप समझे। अब सच पूछो तो ये हमने जीत क्यों ली, क्योंकि बांग्ला उस साइड में, ईस्टर्न साइड में, जो बांग्ला साइड में, यानी कि वहाँ से एक तो हमारे जितने भी मतलब जो उधर से आ रहे थे, जो रिफ्यूजीज आ रहे थे लाखों की तादाद में, एंड वी कुंट अफोर्ड, उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे।
और उसके बाद फिर मुझे याद है कि मिसेस गांधी ने सैम मानेक शाह जी को बुलाया, तो कहते ऐसे से हो रहा है तो आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो वो इतना शेर आदमी था, उसने कहा मैडम क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं लड़ सकता, आई एम नॉट रेडी। मतलब मिसेस गांधी को ऐसा कहना कोई मजाक बात नहीं है। पूरी कमेटी बैठी हुई है, कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं। तो उसने जब उसने सब चले गए तो इससे पहले मिसेस गांधी बोलती, कहती मेरा, उन्होंने बोले मेरा रेजिग्नेशन पड़ा हुआ है। कहते क्यों? कहती हाउ कैन आई फाइट इफ़ यू वांट वी शुड लूज, तब तो मैं कर सकता हूँ। कहती इस वक्त सीज़न है खेतों का, यानी हो रहा है, पैडी लगी हुई है, हमारे ट्रैक फंस जाएंगे और मुझे कम से कम 6-8-10 महीने चाहिए तैयारी करने के लिए, तब मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ पहुँचानी है। तो एनीवे वो ऐसा लीडर था और उसी की वजह से हम लोगों ने तीनों सर्विसेज का वो बॉस था, एयरफोर्स, नेवी और दिस थिंग। और उसके बाद अमेरिकन ने भी अपना बेड़ा भिजवा दिया हमारे को डराने के लिए, लेकिन रशियंस हमारे सच्चे फ्रेंड हैं। तो क्या अंदाज़ा था कि हम इतना बड़ा ये ऐसा हिस्टोरिकल अचीवमेंट हम हासिल करेंगे? देखिए लड़ाई में कुछ नहीं पता कि किस तरफ पलट जाए आदमी, बाजी किस में। लेकिन हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे और पाकिस्तानी जो थे वो आए थे वहाँ से, पाकिस्तान से। एक तो उनका मोराल बड़ा डाउन था, दूसरा वो करप्शन बड़ी ज़बरदस्त थी वहाँ पर, वो तो रेप के चक्करों में थे वहाँ पर, मेरी बात समझे। तो इसलिए उनका लीडरशिप वीक थी। देखो लीडरशिप, ये न्याजी जो है जिसने साइन की है, ये हमारे एक जनरल साहब थे जेकब, उन्होंने बड़ा फ्रॉड मारा ज़बरदस्त उसको, कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये कल परसों टीवी में भी आ रहा था, मैं उनको मिला भी, उन्होंने ऐसा फ्रॉड मारा तो डर गया। तो साइन कहते साइन करो, साथ तैयार करके लाया साइन करके, मेरी बात समझे। तो बस ये हर चीज़, कोई क्या चीज़ मतलब वो एक रणनीतिक तरीके से, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया जी। उन्होंने बोला हमारे तो पता नहीं कितनी फौज थी भी नहीं इतनी हमारी, फिर भी हो गई है। तो लड़ाई में कई बार ऐसी बातें चीज काम आ जाती हैं। ये जो लगभग 2 सप्ताह का काल गुजरा, उस दौरान जैसे एम्यूनेशन या हथियार या और चीज़ें तो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है कि खुद को जीवित रखने के लिए या अपने को मजबूत रखने के लिए शारीरिक दृष्टि से भी खान पान, भोजन, रसद, इस तरह की आवश्यकता भी बड़ी ज़रूरत है। ये इसकी आपूर्ति की दृष्टि से आप कैसे आकलन करते हैं, उस वक्त क्या हालात बने थे? देखिए ऐसे है, जब लड़ाई के लिए जाते हैं तो इवन अफसर के पास भी तकरीबन 20-25 किलो वेट होता है पीछे, जिसमें एक हफ्ते का राशन भी होता है, जिसमें शक्कर-पारे ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि बिना। अब जब लड़ाई ख़त्म होती है, यानी कि अभी लल भी होता है, तो पीछे से रसद आती है हर चीज़ की, कम आए बढ़ती आए कोई ऐसी बात नहीं है। और हम लोग तो ऐसे हैं, हम चने खा के भी गुजारा कर लेते हैं। मतलब वो अंग्रेज़ी अमेरिकन सोल्जर नहीं है कि चॉकलेट मिलनी चाहिए हमारे को, मेरी बात समझे। तो हम तो ट्रेनिंग ऐसी है उन लोगों की। तो इसलिए जो रसद है ना, जो अब जिसका काम हो तो करेगा ही, तो रसद आती रहती है, एमुनेशन भी आता है, सब कुछ आता है। जब पहला सामना हुआ पाकिस्तानी सैनिकों से, तब उस वक्त क्या स्थिति बनी थी? स्थिति यही है कि हम अटैक के लिए जा रहे थे, उधर से फायर आ रहा था, मेरी समझे, और यही प्रे कर रहे थे कि हमारे जवान कम से एमुनेशन को कंट्रोल करें, क्योंकि जब फायर आता है ना तो कई बार गुस्से में क्या, वैसे भी पूरी की पूरी मैगजीन साफ कर देते हैं। हर चीज़ वो भी ध्यान रखना पड़ता है, भी ऊपर जाके भी लड़ाई लड़नी हमने। तो बस यही था, एम यही था भी पोस्ट कैप्चर करनी है। और अल्टीमेटली वी वर लकी, रिंग कंटूर हमने कैप्चर किया 3rd नाइट को, और रादर वेस्टर्न सेक्टर में हमारी यूनिट ने वो फ्रंट खोला, आई वुड से। फिर उसके बाद काउंटर अटैक का था, मैंने बताया आपको। और सबसे बड़ी बात है, हमारा एक जनरल, क्या नाम था उनका, डिव कमांडर, वो लड़ाई से पहले उन्होंने पूरे ब्रिगेड का मतलब दरबार लिया। कहते जवान, जब आप कैप्चर करोगे वहाँ पर सबसे पहले मैं आऊँगा। और इफेक्ट है, डसूजा, जनरल डसूजा MLI के थे, वो हमारा कमांडिंग अफसर बाद में आया, वो हेलीकॉप्टर से वहाँ आ गया कि ये बहुत बड़ी बात है।
जवान का भी हमारा भी मनोबल ऊंचा आता है कि अभी लड़ाई लड़नी है, अभी ख़त्म थोड़ी है लड़ी। तो ऐसे भी हमारे सीनियर अफसर होते हैं जो हम लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। आपकी टीम ने जो ये लड़ाई लड़ी वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हासिल की उस दौरान? नहीं, कैप्चर किए लोगों को, उनका एमुनिशन। मतलब कितनी पाकिस्तानी कितनी सेना और कितने अधिकारी थे जिनको आपने सरेंडर कराया? नहीं, एक नहीं, सरेंडर कोई नहीं, अफसर तो था ही, एक ही था। केवल इलाका कैप्चर किया आपने? मतलब ये माउंटेन्स थे ना, हाँ, माउंटेन्स थी वहाँ पर, पिकेट होती है ना जैसे माउंटेन्स, तो वो हमने कैप्चर कर लिया हमने। और जेसीओ थे, बाकी 30-35 जवान थे, उनको कर दिया। उनके? हाँ। अच्छा, वो सब सरेंडर कर गए या फिर उनकी मृत्यु हुई? नहीं, मृत्यु तो मर गए, 30-35 तो मारे हमने। वो तो नेचुरली जब ऊपर जाते हैं तो हैंड टू हैंड फाइट होती है ना वहाँ पर, जिसको डॉग फाइट बोलते हैं हम लोग। वो ऐसे थोड़ा कि बैठे रहेंगे वो, तो हमारे जवान भी जा के मारते थे उनको, कुछ हमारे भी गए। तो ऐसे ही है, ये तो बड़ा कोई मजाक बात नहीं है लड़ाई लड़ना, ये लगता है बड़ा इजी है, इज नॉट दैट इजी। तो उसमें अगर मैं मोराल की बात करूं तो जो इंडियन ट्रूप्स थे, इंडियन आर्मी थी और जो पाकिस्तानी आर्मी थी, अब दोनों को आपने देखा तो उसमें मोराल किसका ऊपर था? मोराल हमारा इसलिए था, अटैकर थे हम तो, एक तो दूसरा वहाँ पर कोई अफसर ही नहीं था उनका। वो तो आर्टिलरी वाला फौज था, जो इन्फेंट्री वाले होते हैं अफसर जो साथ रहते हैं। आर्टिलरी वाला तो सिर्फ वो तोप खाने के लिए बैठा होता है, तो अफसर नहीं होता, बड़ा फर्क पड़ जाता है। फिर मैंने बताया ना, जब जरा सा भी प्रेशर पड़ता ना, ये पीछे भाग जाते हैं फिर। लड़ाई के अंत की जानकारी आपको कहाँ मिली और कब मिली, कैसे मिली? नहीं, पहले तो हमने कैप्चर कर लिया, उसके बाद हमारे को दोबारा फिर किसी और नए टास्क मिल गया। उल्टा वो टास्क वो बहुत बड़ा फीचर था और हमारे को इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं मिली, तो हमारी काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हो गई। और उसके बाद फिर वो भी इतना प्रिपेयर्ड नहीं थे ना, उनके पास असली फौज तो वहाँ पर लड़ रही थी। तो उसके बाद 14 तारीख को हमारे को मतलब मैसेज मिला कि अभी लड़ाई ख़त्म हो गई है। तो ये इस मैसेज का आदान प्रदान कैसे, आपको वायरलेस से? हाँ, वायरलेस। अच्छा, तो तब उस वक्त आपकी टीम का क्या रिएक्शन था? हम तो खुश थे कि कम से कम कुछ ना कुछ अचीव किया हमने लड़ाई में, कुछ कैप्चर किया हमारी यूनिट ने, और हमारी यूनिट ने ही सिर्फ किया वहाँ पर। और क्या उसमें फुल एंड फाइनल मैसेज आपको मिला कि इतने लोगों ने सरेंडर किया है या हमने बांग्लादेश को उससे बिल्कुल अब सेपरेट करने में कामयाबी हासिल कर ली? नहीं, वहाँ की इंफॉर्मेशन रेडियो शेडियो में मिलती थी, वैसे नहीं मिलती थी हमारे को। हम तो अपने इलाके के ही मतलब इंचार्ज थे वहाँ पर। अच्छा, इस तरह की पूरी फाइनल जो है वो मैसेज नहीं मिली आप लोग? नहीं, वहाँ तब वो 1-2 दिन मिल जाती है, बाद में सब तो मिल जाती है, अदरवाइज क्यों वो कम्युनिकेट। पहले तो अभी तो रेडियो चैनल है, वो ट्रांजिस्टर होते थे हमारे, उसके ऊपर झूठी सच्ची सब खबरें मिलती थी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से ज़्यादा मिलती थी कि वहाँ पाकिस्तान कैच करता था वहाँ यार में। वो फ्रिक्वेंसी पाकिस्तानी रेडियो की ज़्यादा कैच करते होंगे। अच्छा, तो रेडियो कैरी कर रहे थे? अरे रेडियो हम ले जाते हैं मुझे। अच्छा, हाँ। अच्छा, जिससे कि इन्फॉर्मेशंस भी अब मिलती रहेगी क्या? नहीं, मन भी लगा रहता थोड़ा सा जब टाइम मिले तो। अच्छा, तो क्या उस दौरान कभी थोड़े से भी कुछ फुर्सत के क्षण मिलते थे? क्या ऐसा सोच पाते थे? क्या वैसी स्थिति बनती थी? फुर्सत तो क्या, बस जब लड़ाई ख़त्म होती है, जब मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई क्या नाम है, काउंटर अटैक वगैरह की, तो फिर हम अपना तैयारी करते रहते हैं, फिर थोड़ा मिलता है टाइम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हाँ, एक और 71 की बता रहा हूँ मैं। हमारा ब्रिगेड 2 साइड में था। एक साइड में एक 9th की यूनिट थी हमारी, जिसके 2IC प्रेमचंद, जो मेजर प्रेमचंद जो हिमालय पर्वत भी अचीव वहाँ गए हुए थे। तो हमारे कमांडर साहब थे, वो इंजीनियर्स के थे, इन्फेंट्री वाले थे, उनको इतनी मतलब समझ नहीं थी। तो उन्होंने वो मतलब समझिए दूसरे सेक्टर में थे वो लोग, और वहाँ से दिन में उनसे पूछ रहे हैं कि रात को H आवर क्या है। H आवर का मतलब है जब हमने जाना है, अटैक करना है वहाँ पर। अब रेडियो सेट मैंने आपको बोला, पुराने रेडियो सेट, तो उन्होंने कहा कि रात को तो मरने के लिए तैयार रहो, क्योंकि कमांडर साहब ने दिन में HR पूछ लिया है, समझे नहीं आप, और वो तैयार बैठे होंगे। अच्छा, इससे संकेत ये मिल जाता है कि तैयार बैठे होंगे हमारे को मारने के लिए। इन्होंने क्या किया, लंच कर रहे थे, तो उसने कर्नल चंगापा थे, उसने अपने मेजर साहब को बोला कि यार पलटन तैयार करो, अभी चलेंगे, अभी चलेंगे। मतलब कमांडर साहब को हुक्म नहीं माना, और दिन में ही वही, हाँ, तो वहाँ एक मॉडल प्लटून थी, 20-25 लोग हुए थे, उनको मारा, पकड़ लिया। और 2 पलटनें चढ़ रही थी ऊपर रात को,
उनका इंतज़ार कर रही थी, भी अभी आएंगे पाकिस्तान इंडियंस आएंगे, तो वो बहुत बड़ी सक्सेस उनको मिली वहाँ से। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी काउंटर अटैक मारा 2-3 दिन बाद, उसमें बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई दोनों की हुई और इनकी भी कैजुअलिटीज़ काफ़ी हो गई। मेरा दोस्त था, उसको भी गोली लगी अच्छी तरह। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे भी कई बार होते हैं। तो आपके आसपास इंडियन साइड से लगभग कितनी कैजुअलिटीज उस वक्त हुई? तकरीबन 70 जो लड़ा हमारे दूसरे अटैक में, पहले नहीं, दूसरे अटैक में, जहाँ मैंने बोला था उनको इन्फॉर्मेशन हमारे को ठीक नहीं मिली इन दैट वे। तो दैट वाज अ सैड पार्ट। क्या कर सकते मतलब क्या क्या कारण बना कि जैसे आपने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, कामयाब नहीं? अब आपको बोले जाए भाई साहब, वो आपके घर में कोई अटैक मारने आ रहा है और 2 आदमी आएंगे और वहाँ 10 है, तो आप क्या कर सकोगे आप? ये बात हुई है। मतलब हमारे को बताया वहाँ प्लेटून है। अब प्लेटून का मतलब एक कंपनी जाएंगे पकड़ लेंगे उसको। अब पूरी बटालियन जा रही, फिर अच्छा, फिर उन्होंने माउंटेन्स होते हैं ना, एट स्पेसिस में उन्होंने अपनी गन्स लगा रखी थी, BMGs वाला जो, तो उसमें कैजुअलिटीज हमारी हो गई। अच्छा, इस कारण से इंटेलिजेंस की कमी के कारण से हुआ। जी। दूसरा, जैसे कि जो एमुनेशन है या फिर जो टेक्निकल सपोर्ट है आपके पास या और जो इक्विपमेंट की बात होती है, उस वक्त हम किस जगह खड़े थे? क्या क्या सुविधाएं थी, उस प्रकार की क्या सुविधाएं आपको लग रहा था कि वो हम उस हिसाब से थे, हमारे पास वो चीज़ें तैयारी थी या टेक्निकल उतना हमारे पास सब कुछ था कि जिससे कि हम उस प्रकार की लड़ाई को जीत सकते थे? नहीं, मैंने आपको बोला ना, एक तो इंटेलिजेंस वॉज वेरी पुअर, और मैं ये नहीं मालूम को कंक्रीट उनकी बंकर्स हैं, देखो ना। अच्छा, फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे को फीड की गई। अच्छा, उसके बाद जो अपना हमारा बटालियन का इनसाइड जो सपोर्ट होती है वो तो रहती है। एमुनेशन का कोई चक्कर नहीं होता, हथियार हमारे पास हैं, खाना वाना भी मिल जाता है। लेकिन ये जो मैंने बोला कि इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, या हमारे पुराने इक्विपमेंट है, हमारी राइफलें ऐसी हैं, नहीं समझे आप, अब उसका क्या कर सकते हैं, लड़ना ही पड़ेगा उसके साथ। उसकी वजह से कैजुअलिटी ज़्यादा हुई। क्या क्या जो हथियारों की दृष्टि से है, हमसे ज़्यादा समृद्ध था वो पाकिस्तान? मैं अभी भी कह रहा हूँ यस। हाँ, अभी भी उनके अभी भी ऐसा है ना, अमेरिकन्स ने उनको बड़ा सपोर्ट किया हर किस्म का। जैसे अभी अफगानिस्तान में वो पता नहीं कितने बिलियन का हथियार छोड़े हैं, बड़ा एडवांस उनके पास है। तो उस ज़माने में तो अच्छा, फिर वो फुल सपोर्ट कर रहे थे अमेरिकन्स, तो आप समझे नहीं। इवन पैटर टैंक भी आपको मालूम 65 उन्हीं के थे। तो इस तरीके से हमारे तो इतने थे, इतने अच्छे लोग नहीं उसमें, लेकिन हमारा दोस्त रूस तो पहले से था। रशियन का तो नहीं, उस वक्त स्मॉल आर्म्स थे ना, वो हमारे पास वो नहीं थे, वो रशियन नहीं थे। रशियन एयरक्राफ्ट थे हमारे पास और दूसरी चीज़ें थी, टैंक थे, पर वो भी ठीक ठीक थे। अच्छा, मेरी बात समझे नहीं, ठीक ठीक थे। अच्छा। अब देखिए ना, अभी अभी रिसेंटली जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, हमारे एक नेट भी उन्हीं का है ना, तो नेट ने उनके उसको F-16 को मार दिया, ठीक है ना। तो ये तो हमारा फिर जज्बा है किस तरीके से करना है। मतलब वो तो हमारा टेम्पो है, इंडियन जो आर्मी है। इट्स मैन बिहाइंड द वेपन, इट इज नॉट द वेपन दैट मैटर्स, इट इज मैन बिहाइंड द वेपन। और आप जितना मर्जी हथियार अगर ठीक अंदर दम ही नहीं है तो क्या करोगे आप, तो वो हमारे में है। मतलब हमने अपने जज्बे से उस जीत को हासिल की। लड़ाई जज्बे से ही होती भाई साहब, जज्बा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए आप, एक 71 में डेजर्ट में चांदपुरी साहब थे, मेजर चांदपुरी, मैं उस पोस्ट पे गया हूँ। तो उस पोस्ट जिसमें अभी बॉर्डर पिक्चर नहीं आई थी, उसी पे बनी थी। अब एक पिकेट है वहाँ, डेजर्ट है, तो वी नेवर एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे आर्मी का पाकिस्तान का ब्रिगेड आएगा, मतलब टैंकों का ब्रिगेड आएगा। तो इनको पता लगा, उनके पास एक आरसीएल गन थी, आरसीएल गन होती है जो टैंक को उड़ाती है। उन्होंने एक आरसीएल गन और पीछे से मंगवा ली और उनको अलग अलग जगह, कभी यहाँ से फायर कभी यहाँ से फायर, और साथ में उनके पास माइंस भी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ तार बिछाई हुई आगे। तो ये जो टैंक वाले होते हैं ना, इनकी जान निकल जाती है जब तार देखते हैं, इसका मतलब माइंस आ गई। अब माइंस आ गई इसका मतलब एक टैंक के उड़ गया एक, तो वो तो वहीं हो गया, फुस हो गया।
तो पूरा ब्रिगेड को इन्होंने पूरी रात तक एंगेज रखा और सुबह फिर हमारी एयरफोर्स ने क्या कमाल किया, एक एक को मारा। वो बॉर्डर पिक्चर देखने वाली, वो बिल्कुल रियलिटी है वो। हाँ, तो उसमें मेरे कोर्समेट था धर्मवीर, वो भी यहीं रहता गुड़गांव, वो भी था उसमें। हाँ। तो लड़ाई की समाप्ति के बाद कितने दिनों बाद फिर आपका रास्ता परिवार से कायम हुआ? नहीं, फिर तो छुट्टी आस्ते आस्ते मिल जाती है। वो भी मतलब एकदम तो नहीं भिजवाते। हाँ, और इतनी जल्दी भी नहीं होती। बैचलर थे, मस्त थे अपने, ठीक है। और लड़ाई जीतने का एक उमंग भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये शुक्र है कि चलो लड़ाई जीती भी है और जिंदा भी है साथ में। देखो ना, बहुत बहुत बड़ी बात होती है। पर दुख ये भी होता है, हमारे साथ वाले बेचारे कहीं उधर रह गए। तो हमारे भी एक अफसर था, कंपनी कमांडर, क्या ना उसका, जसकरण मलिक, बहुत बहुत बहादुर था वो भी। वो तो उसकी बॉडी नहीं मिली, उसको फिर मिसिंग मिसिंग बिलीव किल्ड उन्होंने डिक्लेयर किया और वो पाकिस्तान की जेल में था, पता लगा। वो उसको बड़ा तंग किया, अभी भी पता नहीं क्या बेचारे का हाल होगा। वो भी बैचलर था वैसे वो भी। तो क्या उस वक्त की लड़ाई के दौरान मतलब हमारे ट्रूप्स भी पाकिस्तानियों के हाथ लगे? बिल्कुल। अच्छा। एक्चुअली घायल हो गया था, तो वो फिर नेचुरली कोई वैकेट हुआ नहीं, तो उसको ले गए। वो होता है ऐसे, दोनों साइड से होता है। अच्छा। तो उस वक्त उसके बाद जब ये शांति की स्थिति बनी, तो और जब हमने पाकिस्तानियों को यहाँ से छोड़ा, यही तो रोना जी, है। जी, तो फिर हमने अपने लोगों को नहीं खोजा? भाई साहब, मैं क्या बताऊं, दुख होता है। अब देखिए 65 में, मैं आपको बता रहा हूँ, एक हाजी पीर दर्रा है J&K में। वो इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि श्रीनगर से पुंछ होते हुए, ना सॉरी, क्या ना, उड़ी होते हुए और इधर जम्मू से पुंछ, वो 11 किलोमीटर का रास्ता होता है अगर हाजी पीर दर्रा हमारे पास है। अदरवाइज वो हमारे पास होता तो हम इधर की फौज इधर स्विच कर सकते थे, इधर की उधर कर सकते थे। अभी उसको कैप्चर करने के लिए कितना दम लगा हुआ फर्स्ट पैरा का। और जब ताशकंद समझौता हुआ तो भाई साहब प्लेट में वापस कर दिया। एक 13620 पोस्ट थी कारगिल में, 65 में वो पोस्ट पूरा ब्रिगेड को, पूरा हमारा सिस्टम को कवर करती थी। तकरीबन 600-700 जवान मरे हमारे और वापस कर दिया। अब देखो क्या दुख होगा हमारे को। क्यों लड़ाई करवाते हो हमारे को फिर? मतलब ये पॉलिटिकल वाले जो हैं, इनको ये हमारी जो क्या बताएं, हम मतलब इज्जत नहीं करते हमारे शहीदों की। मैं तो ये बोलूँगा, अभी थैंक गॉड ये अपने मोदी साहब है, इज ए डिफरेंट पर्सन फॉर दैट मैटर। अब वातावरण बदला हुआ सा है, मानसिकता बदली हुई है, राजनीतिक सोच में काफ़ी परिवर्तन। अरे हम तो दबे हुए थे पाकिस्तान से हमेशा के लिए। ये तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो दबा दिया उनको। अभी तो डरते हैं वो, पहले हम डरते थे। एक तो हमारी लीडरशिप से डरते थे, अपना पॉलिटिशियन से, कि कुछ होगा तो आपका कोर्ट मार्शल कर देंगे, कुछ किया तो। अभी तो बड़ा अच्छा, मेरा बड़ा दुख, आई विश हम ऐसे मौके पे हम नौकरी करते हैं अभी भी, सच में। जो इंडियन साइड है, उस वक्त लड़ाई के दौरान या उस लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूँ भारत को। एडवांटेज ये था कि हमारी फौज जो है, हमारे जो जवानों का जो मोराल है वो ऊंचा रहता है हमेशा। और एक और बात है कि पाकिस्तान वाले बुखलाए हुए थे बड़ा, तभी तो याहिया खान ने रातों रात ऐसे ही हमारे एयरफील्ड पर स्ट्राइक करवा दी। हालांकि वी वर प्रिपेयर्ड, हमें मालूम था, हम सोचते थे ये करे, हम क्यों करें दैट वे। मतलब इंटरनेशनली इस तरह का मैसेज नहीं जाए कि हमने ऐसा किया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये कि रशियंस के सैटेलाइट होती हैं, वो हमारे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस वक्त इतना नहीं था। अच्छा, फिर हमने, याद है मुझे, हमारे पास उस वक्त ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं थे। जब हमारी जिस पोस्ट को में हमें वी लॉस्ट बॉयज़, उसके ऊपर बॉम्बिंग करवाना चाहते थे, नहीं हुई, बिकॉज वो ऐसे वो एयरक्राफ्ट नहीं थे हमारे पास। अभी नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। और पाकिस्तान को किस बात का एडवांटेज था? पाकिस्तान को ये एडवांटेज था कि एक तो वो 71, सॉरी, जो ईस्ट पाकिस्तान में जो बना हुआ है, उसमें क्योंकि हम चले गए थे तो वो समझता था कि हम तो मतलब बड़े बहादुर आदमी हैं, हमारी फौज ही है। वो झूठा मतलब उनको था, और लीडरशिप उनकी थी नहीं। और पर यह कि हमारा मोराल, और अच्छा हाँ, उस ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि ये जो मुक्ति बाहिनी थी,
बंगाली, वो हर किस्म की मूवमेंट की रिपोर्ट देते थे हमारे को पाकिस्तान की, क्या यहाँ वो बहुत जरूरी है। यानी उनकी भूमिका जो रही, उस भूमिका ने भारतीय सेना को बिल्कुल बिल्कुल उनके अगर वो ना होते तो हम बड़ा मुश्किल है, वो नहीं जाओगे क्या कर सकते हो आप, कहाँ जाओगे आप। तो हर चीज़ की मूवमेंट की, हर चीज़ की रिपोर्ट देते थे, क्यों उन्होंने उनको तंग कर रखा था, बड़ा रेप करते थे, मतलब क्या कुछ किया उन्होंने, बहुत बुरा हाल किया। तो बिल्कुल जिनोसाइड टाइप से था, बिल्कुल पूरा उनकी जनरेशन खत्म करने जनरेशन खत्म कर दी उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो मुक्ति वाहिनी का बहुत बड़ा सपोर्ट था। इसलिए देखो मुक्ति वाहिनी बंगला, फिर हम, हाँ यह है कि जैसे 93,000 वापस किए थे, उस वक्त मौका था मिस गांधी को कि कश्मीर का कोई सौदा करती, और हमारे जो 150-200 हमारे जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनका सौदा करती, कम से कम इनको तो वापस कर दो। अक्ल नहीं है इन लोगों को इन बातों की। मतलब भारतीय सेना तो जीती, मगर राजनीतिक तौर पर हम हार गए। इनका किसी का बच्चा फौज में है क्या, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जितने भी राजनेता है किसी का, तो दर्द कहाँ से होगा। आपका बच्चा फौज में होगा तो अब दर्द होगा आपको, नहीं समझे आप, है ही नहीं। तो ये अब जो अभी देखो लंदन में, यूके में राजा जो है उनका बेटा फॉकलैंड, मतलब वहाँ लड़ाई में आगे जाते हैं, ये है ना चीज़ है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल उस राज परिवार का ये ट्रेडिशन है कि आपको यूनिफॉर्म डालते हैं, ये साहब आपको इतने दिन सर्विस देनी ही देनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में बाबूगिरी ज़्यादा है असली में। और ये बाबू जितने भी हैं ना, जो मैं कह नहीं चाहता, ये सेल्फिश हैं, सिर्फ बॉसेस को हैप्पी करते हैं। देखो पैसे की कमी नहीं थी उस वक्त भी, इनको मालूम ही नहीं है कि हमने वेपन्स खरीदने हैं, कोई अच्छा इक्विपमेंट लेना है, नहीं समझे आप। अब ये मोदी साहब क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं, मस्ती है, अपना पैसा बनाओ अपना, उनको भी खुश रहो, हम भी खुश रहो, क्या जरूरत है। फौज वालों को दबा के रखते थे हमेशा, कोई फैसिलिटी नहीं देते हमारे को, नहीं समझा। तो इस तरीके से मोरल नहीं होता फौज। और सच पूछो, आज जब भी कोई फ्लड आता है, कोई सिचुएशन ऐसी है, तो फौज ही कंट्रोल करती है। अच्छा, इंटरनल मतलब एक्सटर्नल तो है ही है, इंटरनल भी जो परेशानियां बनती हैं तो उसमें बिल्कुल एकदम चट्टान की तरह हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये इसलिए फौज का कुछ इनको करना चाहिए बेटर। अभी भी इतना अच्छा नहीं है, कहते लगता है बहुत कुछ है, लेकिन नहीं है, ठीक ठीक है अभी। तो मतलब आपकी दृष्टि से जो वार आपने देखे, अब जो वर्तमान परिस्थिति आप देख रहे हैं, हालांकि राजनीतिक फिजा में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और चीज़ें आती हैं सामने, कुछ बहुत चीज़ें नहीं भी सामने आ सकती हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है, वो कौन से इस तरह के फैक्टर्स हैं जिसको एकदम से बदलने की आवश्यकता है? देखो अभी तो सबसे बड़ी बात ये है, मोदी साहब ने जो इजराइल के साथ जो समझौते किए हैं, इजराइल इस वक्त पूरे वर्ल्ड में इंटेलिजेंस में, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अभी आपका क्या मतलब है, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमने की है, ये सारी प्लानिंग और इक्विपमेंट, उनके ड्रोन्स, एक एक चीज़ का हमने इंफॉर्मेशन, उन्हें हमारे साथ थे वो, मेरी बात समझे, ठीक है, अनाउंस नहीं करते बट फैक्ट है ये। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया। अभी भी देखो हमारे चीफ जो है, आर्मी चीफ, अभी गए हुए थे वहाँ पर, काफ़ी समझौते करके आ रहे हैं, तो अभी ये अच्छी बात है। और हालांकि हम लोग अभी थोड़ा अमेरिका की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, हम उनको भी खुश करना चाहते हैं कि उनसे भी कुछ वेपन्स वगैरह ले रहे हैं। पर जब तक वेपन्स और आर्मी स्ट्रांग नहीं होगी तो कोई दबेगा नहीं, समझे। न्यूक्लियर तो उनके पास भी, हमारे पास भी है, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। मतलब एक डेटरेंट सिचुएशन एकदम से आपको एहसास कराना पड़ेगा कि हम बिल्कुल उसी स्थिति में हैं कि अगर हमको आपने छेड़ा तो उसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे आप। अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में मोदी साहब कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, वोट बैंक है, मेरी बात समझे। अब वो इतना भी नहीं किसी को नाराज करना चाहते हैं, नहीं समझे। अब आफ्टर पावर में तो रहना ही है ना सभी ने, अब पावर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो शुक्र है कि मोदी साहब आ गए हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, नई नई स्कीमें आई है, देखो रोड नेटवर्क सब जगह बन रहे हैं, हमें खुशी होती है हमारे को। आर्मी का भी इक्विपमेंट हर चीज़ कर रहे हैं, उनका मोराल देखिए, वो छुट्टी दिवाली में जाएंगे वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आदमी को, मतलब जवान का हौसला बढ़ाए रखते हैं जी, जिससे लगे कि भाई राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट जो है और जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है उसके बीच में संवादहीनता नहीं बल्कि एक तारतम्य स्थापित है और आपके इफ एंड बट्स का उनको ख्याल है। देखिए जब
सियाचिन ग्लेशियर में हमारे वो थे ना डिफेंस मिनिस्टर, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, जो कौन थे, जिनके अगेंस्ट लगा कि भी इन्होंने तबूत भेज दिए थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, वो भी पक्के देशभक्त थे। आप हैरान हो गए, ये छुट्टी में वहीं जाते थे वो लोग। तो उन्होंने देखा कि इनके पास तो ना कोई फाइटर प्लेन में भी वो बहुत कपड़े भी नहीं है, जूते भी नहीं है सर्दी में। तो ये बाबू लोग पंगा डालते थे। उसने कहा हेल विद दिस, बड़ी ठीक है मंगवाओ। काफ़ी ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया। ठीक है, जो अपोजिशन वाले वो तो कोई मुद्दा ढूंढते हैं जिन्होंने ऐसे ऑर्डर कर दिया। तो कहने का मतलब वो भी देशभक्त था, मैंने देखा। मतलब सेना के लिए उन्होंने भी सोचा, लेकिन खुला आदमी था उस वक्त। अभी थिंग्स अभी एक्चुअली मेन लीडर है ना, उसकी तरफ सब देखते हैं। यानी देश के प्रधानमंत्री का नजरिया जो है वो बहुत ब्रॉड होने की आवश्यकता है, आर्मी की पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस की दृष्टि से। आर्मी के हर एंगल से अगर वो पॉजिटिव है देश के लिए, वो देशभक्त है भाई। वो तो 20 घंटे काम करता है, नहीं समझे आप? अब उसको सोनिया गांधी को तो खुश नहीं ना करना उसने किसी को, तो डूइंग गुड जॉब। इन टोटल उस वार से इंडियन आर्मी ने क्या सीखा, क्योंकि उसके बाद भी आपने लंबे समय तक आपने सर्विस दी, तो उसके आर्मी ने क्या सीखा, इंडियन आर्मी ने क्या सीखा उस वार से? इंडियन आर्मी तो खैर तैयारी करती है अपनी, और ट्रेनिंग भी चलती रहती है। नई चीज़ तो यही है कि अभी देश क्या सोचता है हमारे बारे में। उन्होंने अब नए वेपन्स खरीदे हैं, हवाई जहाज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। जैसे जैसे एक सामान्य सी प्रक्रिया है, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी अगर है, तो अगर आपने कुछ भी किया और एट द लास्ट ऑफ योर ईयर कि भाई इस साल के अंत में क्या खोया क्या पाया, उसको बैठकर एक आकलन व्यक्ति करता है और फिर उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो कंक्लूजन सामने आता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ वो प्लानिंग करता है। क्या हमारी इंडियन आर्मी में इस तरह के प्रोविजंस होते हैं कि जब आपने किसी चीज़ को फेस किया और वो लड़ाई लड़ी, उसके बाद जो फिर इनपुट्स आपके सामने आए उसको ऑब्जर्व करते हुए क्या कुछ बदला या उस पर कुछ इस तरह का आकलन होता है? नहीं, ये देखो प्लानिंग तो चलती रहती है इनकी, और अभी तो दिन ब दिन वेपन्स बदली हो रहे हैं, अभी जियो पॉलिटिक्स बदली हो रही है। अभी हो सकता है कल को कन्वेंशनल वार हो ही ना, नहीं समझे आप? अभी जो बीमारी चली है कोविड, ये भी लड़ाई है। ये भी उसने ऐसा छोड़ा है कि दुनिया की पूरी इकॉनमी सत्यानाश हो गई है। मतलब जिस दिशा में जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इशारा किया था कुछ दिनों जस्ट पहले कि जो बायोलॉजिकल वार की बात उन्होंने की थी, कुछ इस तरह के दिए थे उन्होंने संकेत। नहीं, ऐसा है, हर कंट्री वाले, हमारे को भी सिखाया जाता है जब ट्रेनिंग होती है, NBC, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर, हमें पढ़ाया जाता है। ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये है ट्रेनिंग होती है। ये तो ट्रेनिंग है, समझाया जाता है भी ये ऐसी होती है। लेकिन हर कंट्री बड़ा पैसा लगता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर में। जैसे बड़े भैया ये एंट्रेक्स जो इन्होंने किया, या दूसरा क्या नाम है वुहान का है, बिलियंस बड़ा पैसा खर्चते हैं इसके ऊपर, जो उनकी लैब्स होती हैं। और वो तो उनका तो नेगेटिव अप्रोच है ना, हमने तो किसी को मारना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को इक्विप होना पड़ेगा। कल को न्यूक्लियर वार होती है मान लो, तो हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए कि जहाँ पर है उस इलाके में लोगों के पास कुछ मतलब ऐसी क्लोथिंग होनी चाहिए जिसका वो रेडिएशन का रुक सके या कुछ और रुक सकते हैं। और फिर हमें भी उसी हिसाब से काउंटर मतलब एक्शन लेने पड़ते हैं। तो ये तो बड़े ऊपर लेवल बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ। और यू राइट, आंकलन लेते हैं कि कहाँ हमने हारे, कहाँ क्यों हारे भाई, किस वजह से हारी, और कहाँ जीते को किस वजह से जाते हैं। तो ऊपर लेवल बहुत कुछ होता है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, हमारे देश ने चाइना के साथ भी लड़ाई की, चाइना के साथ भी इस तरह का हुआ, तो दोनों में क्या फ़र्क था? देखो, मैंने भी चाइनीज़ के ऊपर बड़ी स्टडी की है, काफ़ी मतलब सेमिनार भी की है। मेरा ये यहाँ एक चैनल है, मैं उनका भी डिफेंस एनालिस्ट हूँ। बार बार बोलते चाइनीज़ अटैक करेंगे, चाइनीज़ अटैक नहीं करेंगे। याद रखना, वो 100 साल आगे देखते हैं। अब अभी देखो, हमने 3 लड़ाई ली पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान चाइना नहीं लड़ा हमारे को।
ये जो छोटी सी झड़प हुई है ये तो मतलब एक हो गई है, होनी नहीं थी, नहीं समझे आप। तो चाइना जो है वो देखो कितने समझदार है, उन्होंने 30-40 साल तक कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाई, इकॉनमी बढ़ाई और इतना पैसा इकट्ठा किया कि किसी को भी खरीद सकते हैं, अमेरिका भी खरीद सकते हैं सच पूछो तो अभी जो उनका जो बॉस है वो जरा एक्सपेंशनिस्ट में बिलीव करता है, पर वो भी डराता है, नहीं समझे आप। करेगा कुछ नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कि उसको मालूम है कि मैं भी तबाह हो जाऊंगा। एक हमारे को एक सिखाते हैं फार्मूला है मैड का, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि आप न्यूक्लियर वार फायर करोगे तो भैया तुम भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे, ये नहीं कि एक होगा। तो इसलिए जो मैड का प्रिंसिपल है ये डरा के रखता है सबको, क्या समझे। नहीं तो पाकिस्तान कल को बड़े छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता उसको, पूरा वो भी तबाह हो जाएगा। उन्हें पता है कि फिर रिएक्शन मैड है, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये वर्ड बोला था उसने। तो ये ऐसे ही है। बाकी ये कि अभी जितने भी बड़े बड़े ये पाकिस्तान सॉरी ये बिग कंट्रीज हैं, अमेरिका हुआ, रशिया हुआ, चाइना हुआ, ये सब अभी ऑयल के पीछे पड़े हुए हैं। मैंने आपको क्या बोला, 10-12 दिन से हम लड़ाई नहीं ज़्यादा कर सकते थे, हम नहीं समझे आप, 10 साल पीछे हुआ था हमारा कंट्री। तो ये ऑयल के चक्कर में सी पैक जो बना रहा है ये भाई पाकिस्तान से, नहीं समझे आप, उसका एम है कि मैं वहाँ गल्फ तक पहुँचाऊँ और एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है एक जगह जिसको डमरू क्या जल डमरू बोलते हो, वो अमेरिका की लाइफ लाइन है, मतलब पूरा ऑयल वहाँ से उनका वहाँ से जाता है। अब अफगानिस्तान में क्या हुआ, जब रशियन आए तो उन्होंने सिलोज लगा, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब के भी मतलब बना दिए, सिलोज बना दिए थे। तो अमेरिकन को बड़ा चक्कर पड़ा कि ये तो हमारे थ्रेट कर सकता है, तो उन्होंने पाकिस्तान को पैसा दिया खूब। ये जो आज टेररिस्ट बने सब उन्हीं के पैसे के बने हुए हैं, आप समझे, कि तुम वहाँ लड़ो। अब 20 साल पता कितने साल पैसा दिया और ये लड़ते रहे, तालिबान जिसको सोकॉल्ड बोलते हैं, वो अमेरिका के लड़ रहे थे। तो अमेरिका ने भी सॉरी रशिया ने भी सोचा कि इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं है, साथ में वहाँ पर गुरिल्ला वारफेयर होती है, और वो रशियन भी है ना, वो मस्ती वाले वो है, सड़क पे आते ही नहीं थे, तो अल्टीमेटली उनको वापस जाना पड़ा। उसको वापस जाना पड़ा तो अभी ये इसने चाइना भी सोचा कि मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ, मैं भी शायद इनको ऐसे, अच्छा फिर रिसोर्सेज बड़े रास्ते में, तालिबान में सॉरी अफगानिस्तान में ही इतने रिसोर्सेज हैं, यू कांट इवन इमेजिन। ये तो बाप बेवकूफ़ है, आप लड़ते रहिए, इन्होंने एक्सप्लॉइट करके अच्छा कंट्री बना सकते थे। तो इस तरीके से ये आपस में चलती रहती है भी कुछ ना कुछ, देखो क्या होता है। लड़ाई नहीं होगी, वैसे लड़ाई होगी तो फिर पूरा इस बात का अंदाजा चाइना को भी है, तो इसीलिए वो इस प्रकार की भिड़ंत नहीं देंगे। नहीं करेगा बता रहा हूँ, डराएगा जरूर। देखो हमें को डराया उसने, हमारा मोदी डरा नहीं, उसने भी रातों रात हवाई पट्टियाँ बना के समझा दिया, बहुत बड़ी बात है ये। वो एक वहाँ पर एक कराकोरम पास है, वहाँ भी उन्होंने लैंड करवा दिया अपना बड़े वाला हवाई जहाज। तो मेरी फौजी अभी भी खूब तैयारी हो रही है। अब जब वापस आप आए और छुट्टी लेकर उस वार के बाद घर आए, क्या माहौल था? बस खुशी माहौल था, और क्या, माँ बाप से मिले, खुश हो गए, भगवान को पूजा की भी, शुक्र है वाले का ठीक ठाक आ गए हैं, और फ़क्र भी था। देखिए आज भी फ़क्र है, देखो आज पेपर में मेरा खूब निकला, ठीक है ना, ये भी फ़क्र की बात है। हम यारों दोस्तों को भी ज़्यादा बड़े खुश होते हैं, यार तुम भी 70 में लड़े यार, वो भी फ्रंट में, ठीक है ना, तो ये फ़क्र है। अच्छा एक और बताऊँ आपको, ज़रूरी नहीं कि हर अफसर को या हर जनरल लड़ाई लड़ता है। अब ये जनरल मलिक थे, इन्होंने आज तक लड़ाई नहीं लड़ी, तो जनरल बन के, नहीं समझे आप। अच्छा ये भी नहीं है कि आपने लड़ाई लड़ी तो आपको प्रमोशन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो फिर भी लड़ाई तो एक ऐसा है कि चीज़ है, ये एक्सपीरियंस ही दूसरा है। ये तो किसी को वर्ले को मिलता है कि मरने जा रहे हैं फिर भी नहीं, मतलब नसीब की बात है कि देश की बलि वेदी पर कौन चढ़ेगा। सही बात है। और आप हैरान हो गए, मैं सिर्फ 1971 की लड़ाई नहीं लड़ा, आई फॉट अगेंस्ट उल्फा एंड मैं कारगिल में भी था। तो मैं बड़ा फ़क्र इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि भगवान ने मुझे तीन बारों का मतलब एक एक्सपीरियंस दिया है, और ये हमेशा अंदर से सेटिस्फैक्शन आती है कि देश। लेकिन आप अक्षुण्ण रहे बिल्कुल ही, और आज भी आप मौजूद हैं। नहीं, ये शुक्र अनुभव के साथ, उस अपार अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ, वो अनुभव ऐसा है कि रात को अच्छी नींद आती है, और जब याद आता है तो बड़ा सुकून मिलता है।
और फिर उसके बाद फिर मैंने तो म्यूज़िक में आपको मालूम ही है खूब खूब तरक्की, 20 साल से सेवा कर रहा हूँ, है लोगों की दुआएं ले रहा हूँ, तो भी ठीक। मोदी साहब की रैली में मैं गाया, फिर उन्होंने मुझे मिलने की नहीं बुलाया मुझे, तो क्या बड़ी बात है, हैं? मतलब ये अचीवमेंट जो आपके जीवन का है, देश की सेवा करने का इतने लंबे समय तक, और ऐसी विषम परिस्थितियों में सेवा करने का, जी, जो अनुभव आपके पास फेबुलस है, उसको लेकर क्या अब भी कोई ऐसी इच्छा रहती है कि अगर एक मौका ऐसा मिल जाए तो देश के लिए कुछ ऐसा करूं? रोज मन में आता है जब कोई गलत बात होती है ना, दिल करता है अभी निकल गया सालों को शूट करके आया। ये फैक्ट है, क्यों, खून है ना, बोलता है कि यार क्या बकवास है यार ये, तो ये तो है, जोश तो अभी भी है बड़ा। मतलब देश के प्रति अब भी वही टेम्पो है, वही। अब खुदा ना खास्ता लड़ाई होगी तो वॉलंटियर्स मांगते हैं वो, मतलब फ्रंट में लड़ने के तो नहीं, मतलब बाकी दूसरे बड़े काम होते हैं, तो चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। अब भी अगर मौका मिला तो फिर उसी हिसाब से फिर लीड करने की स्थिति। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें शक ही नहीं है, वो मज़ा ही उसका है। एक्चुअली ये भी एक किस्म का शराब का नशा नहीं होता है, ये भी नशा है लड़ाई का, ठीक है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मरता वही है जिसने मरना है, लिखी हुई है, बाकी कुछ नहीं होता। मैंने तो एक ऐसा इंसिडेंट देखा, जब मैंने बोला था ना जब लड़ाई खत्म होती है तो गोले इधर भी जाते हैं उधर से भी जाते हैं, वहीं उसी सेक्टर में एक हमारा हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल मतलब वो पहाड़ के नीचे ऐसे बना रखा था, वहाँ क्यों जो हॉस्पिटल वाले तो लड़नी ना लड़ना ना, तो वहाँ के गोले भी नहीं जा सकते थे। अभी जो ये गोले चले इधर उधर के, बगैर किसी मतलब ऑब्जेक्टिव के, बगैर किसी डाटा के, तो एक स्टोरमैन हॉस्पिटल का दोस्त हुआ था, यार अभी तो लड़ाई ख़त्म हो गई है, जा यार वहाँ से कॉफ़ी लेके आ पीते हैं। तो बीच में ऐसे थोड़ी जगह थी, वो लेके आया, एक बम पड़ा, मर गया वो। अब बताओ, ना तो लड़ाई ख़त्म हो गई है, ना वो इन्फेंट्री वाला है, उसने आगे नहीं जाओ, तो बाद में स्टोरमैन है हॉस्पिटल का, उसकी क्रिमेशन मैंने करवाई थी, मैंने भाई याद है मुझे। अब आप सोचो कि उसने मरना था वहाँ पर, और कैसे मरा, मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ। और किसकी पाकिस्तान के पता है कौन सा गोला से आया। तो मेरे हम लोग आगे जा रहे हैं, हमारे एक भूप सिंह था सिपाही हवलदार, उसको भी बस लगा था, वो 3 दिन बाद रेंगता आ गया, इमेजिन। और एक हमारे एक अफसर था, एजुकेशन अफसर था, वो अटैच था, वो भी लड़ाई में गया, उसको भी बस लगा हुआ था, वो भी तीसरे दिन आया, वो रिटायर्ड एज ए ब्रिगेडियर। तो ये सब ऊपर वाले की माया है, जिसको जहाँ मौका मिलेगा। लड़ाई के काफ़ी दिनों बाद जब आदान प्रदान हो चुका, हालांकि लंबा समय लगा था उसको आदान प्रदान करने में, उसमें तो कुछ ऐसे भी साथी आपके थे जो बहुत समय बाद जाकर फिर सामने आ पाए, या उनकी उपस्थिति बन पाई, या उनकी खोज हो पाई? नहीं, ऐसा होता है, जब लड़ाई खत्म होती है ना, छोटी मोटी बातें कई होती हैं, तो फिर हम फ्लैग मीटिंग करते हैं, उनसे मिलते हैं हम, फिर देन वी आर फ्रेंड्स, कोई मतलब उस नहीं है, वो भी हमारे खाने पीने के लाते हैं, हम भी ले जाते हैं, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है। फिर 71 में क्या था, वाघा बॉर्डर पे डिलिनिएशन की टॉक हो रही थी, मतलब उनके भी जनरल थे, हमारे भी जनरल थे, तो रातों रात हमें हुक्म मिला कि जितना आगे बढ़ सकते हो आप बढ़ जाओ। उनको भी मिला जितना आगे बढ़, क्योंकि J&K में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बॉर्डर नहीं है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कि जो जहाँ बैठा, क्योंकि डिस्प्यूटेड है, हम बोलते हैं वो हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। तो अल्टीमेटली एक्चुअली क्या था कि जब शिमला समझौता हुआ ना, तो ऐसा है पॉलिटिकल विल तो ना यहाँ थी ना वहाँ थी कि भी वो इसी को बॉर्डर हम डिक्लेयर कर सकें। तो उन्होंने सोचा कि कोई टाइम आएगा तो चलो देखी जाएगी। तो हम जितना आगे, अभी क्या थी वहाँ, आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट है वहाँ पर अभी भी, मतलब वो सामने बैठे हैं, पहले फिर भी थोड़ा दूर थे। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन तो यही है, आज नहीं तो कल। तो 70 साल हो गए ना तो हम पीओ के ले सके, अब जो बोलने को जो मर्जी बोले, और फिर हम तो, मैं तो बोला ना ही आए पीओ के, क्यों, और वहाँ मुस्लिम आबादी आएगी तो और लफड़ा डालेंगे हमारे से, सॉरी यूजिंग दिस वर्ड, ठीक है ना। और अल्टीमेटली यही है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और दोनों तरफ से अगर मान जाएं, इसी को मतलब समझे कि बॉर्डर है, और हमेशा की लड़ाई खत्म हो जाए। कोई लड़ाई में कुछ मिलेगा तो नहीं, ना हमारे को ना मिले, लड़ाई होगी तो 10-12 साल 15 साल पीछे हट जाएंगे हम लोग।
और मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। एक विकेट उन्होंने, एक हमने विकेट, उसके बाद अमेरिका आ जाएगा, रशिया आ जाएगा, वो फिर आपस में बात होगी। मतलब बकवासबाजी है, सचमुच होता है। तो अब यही पैसा, इतना पैसा करोड़ों पे अरबों पे खर्च रहे हैं हम लोग, यही जनता के ऊपर वो भी खर्च करके हम भी खर्चें, तो कितनी अच्छी बात है ये। मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात अगर सोचें तो ये बेहतर है, और आपस में अगर बातचीत से ये मसला हल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। देखिए, जितने भी कंट्रीज में आपस में झगड़े हुए हैं, ये बॉर्डर की वजह से हैं। कुछ अंग्रेज़ों ने क्रिएट कर रखे हैं, नहीं समझे आप, उसको प्रॉपर मार्क किया नहीं, वो कहता है ये मेरा है, ये तो मेरा है। तो उस चक्कर में लोग मर रहे हैं, पैसा जा रहा है, इकॉनमी नीचे जा रही है, मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं तो ये प्रे करता हूँ कि डिलिमिनेशन टॉक हो जाए, पर यही कि दोनों तरफ से पॉलिटिकल विल नहीं है। असली बात ये है, वोटों का चक्कर है हर जगह। तो आई विश, क्यों मतलब ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक मतलब मानसिक टसल है, वो एक साइकोलॉजी ऐसी काम करती रही है जिसके कारण से पॉलिटिकल विल हमारे यहाँ तो फिर भी डेमोक्रेसी है। वहाँ पर पूरा कंट्री जो चला रहा है वो आर्मी चला रही है। आप हैरान होंगे, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कोई भी, वो आर्मी के अंडर कंट्रोल है, सिविलियन नहीं है वो। तो पैसे कमाने का जरिया बना रखा है उन्होंने। हजारों एकड़ तो जमीनें हर अफसर के पास हैं, वो बड़े अमीर आदमी हैं, तो वो क्यों छोड़ेंगे? इसलिए जो पपेट एक प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं इमरान खान टाइप, आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर पूरी टेन्योर नहीं कर सका वहाँ पर। या मरवा देंगे या उसको बोले तो भाग जा, कोई करप्शन कर दे, मतलब ये ऐसे ही चलता रहता है। देखिए ना, वो देशभक्त था, वो ठीक है, सब कुछ जो भी कारगिल हो गया, वो चाहता था कि ये हो जाए। वो आया भी यहाँ पर, हमारे क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी के, बिल्कुल, और हो जाना था, पर पता नहीं क्या हो गया, नहीं हुआ उसको। फिर मेरे ख्याल वही हट गया वहाँ से। फिर वो चाहता था हो जाए, मतलब उसके कार्यकाल में ये मसला हल हो सकता था। वो स्ट्रांग था, क्योंकि वो आर्मी से था, तो आर्मी भी उसकी बात मान लेती, और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे तो उसका कब्जा था। वो बंदा था, वो करवा सकता। अब ये इमरान तो कुछ नहीं कर सकता। फिर आर्मी, मैं बता रहा हूँ, आर्मी हर चीज़ कंट्रोल करती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं वो नहीं करती, सारा पैसा उनके पास है, तो वो नहीं छोड़ सकते। पावर कौन छोड़ना चाहते हैं दैट में? हमारे कंट्री। चला साहब, आपसे बहुत लंबी बातचीत हुई है, पूरा हमने एक खाका अब समझ में आ गई बात कि क्या हालात बने थे, किस तरह से, और क्या अनुभव आपने पूरा हमारे दर्शकों के लिए साझा किया। इन लास्ट में आपसे आज के भारतीय युवा के लिए आपसे संदेश चाहता हूं कि आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, एक सैनिक अधिकारी के रूप में, एक सेना नायक के रूप में। मैं आपको इस शब्द से संबोधित करना चाहता हूं कि आप 1971 की वार में, चाहे वो सैन्य कर्मी थे या सैन्य अधिकारी थे, सब ने बराबर की भूमिका अदा की है, और महान भूमिका अदा की है, और एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है आपने, जिस हिस्ट्री को मिटाना दुनिया की बस की बात, किसी देश की बस की बात नहीं। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अब शायद कोई ऐसा देश इस तरह की परिस्थिति पैदा नहीं कर सकता। तो हमारे देश के युवा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का युवा जो देशभक्ति की जो बात बोल रहे हो, वैसे जज्बा कोई नहीं है। वो अलग बात है कि फोर्सफुली कुछ हो जाए। मैं तो ये, अच्छा, फिर हमारे जितनी भी बुक्स हैं, ये जितने भी कम्युनिस्ट हैं, जो इन्होंने सब बदली कर रखी हैं, जो अच्छी अच्छी बातें। आज कोई क्या नाम है, शहीद भगत सिंह को तो वो टेररिस्ट मानते हैं, मेरी बात समझे? तो कहने का मतलब है, ये जो बैकग्राउंड है ना जो हमारी, ये हम जैसे हम हमारे ज़माने में पढ़ते थे कि शिवाजी और राणा प्रताप, वो सब हटा दी गई इन लोगों ने। तो आपकी जो थिंकिंग बचपन से वो दूसरी जा रही है। फिर अभी ना पैसे का जोर ज़्यादा, हर आदमी रात करोड़पति बनना चाहता है। अब आर्मी में वो जो पहले वाली बात थी कि फ़ख्र से ज्वाइन करते थे कि हम राजे हैं या फलाना है, नहीं समझे आप, या हम अच्छी वो करने हैं। आज के ज़माने में आर्मी इज़ द लास्ट चॉइस, वेरी फ्रैंक विद यू। क्या वो जवान है? अभी इस सेशन में पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आया और इस सामने पूछा गया कि सेना के किस अंग में कितने अधिकारी की जगह स्थान खाली रिक्त पड़े हुए हैं, कितने हैं, तो उस तरह की जो चीज़ें आई, बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना। तो ये लास्ट, हाँ, अगर आर्मी को पैसे वाइज भी, फैसिलिटी वाइज भी, अगर आप इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे तो लोग आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे। तो ये एक तो ये बात, हालांकि जो भी आता है वो ट्रेनिंग हमारी वही है,
ऐसी बात नहीं है। आने के बाद तो फिर हाँ, उसको देश प्रेम की भावना तो बिल्कुल हाँ पर फिर भी अच्छा, फिर एक और बात है कि आई विश कि हमारे देश में ऐसा कोई हुक्म पास हो कि एक तो एनसीसी की ट्रेनिंग है हर आदमी के लिए, ट्रेन मतलब मस्ट होनी चाहिए, या फिर वो नहीं है तो 1 साल या 2 साल आर्मी की ट्रेनिंग हो। अब जैसे इजराइल है, वो आर्मी पूरी नहीं है, वो सिर्फ 25% आर्मी, बाकी कॉन्स्क्रिप्शन है, यानी कि विद इन 72 आवर्स हर आदमी जैसे मैंने बोला था, हर आदमी को जॉब मिला हुआ है, वो अपने आप पहुंच जाता है वहाँ। तो देखो वो जज्बा अगर हमारे यहाँ है, वो छोटा सा कंट्री है फिर भी पूरे दुनिया को हिला रखा है उसने। हमारा कंट्री तो बहुत बड़ा है। ये हमारा जो ये क्या नाम है, वोटों का चक्कर है ना, ये किसी तरह खत्म हो जाए। ये जो भारतीय युवा है वो कैसे देश प्रेमी बने? वो तो मैं बता रहा हूँ ना, इनको देश एक तो बुक्स को करिए, अमेंड कीजिए, अच्छी सी बात डालिए, और देशभक्ति तो तभी आएगी ना। उसके बाद फिर आर्मी का मैंने बोला अच्छी उसको अट्रैक्टिव बनाइए। फिर उसके बाद अगर हो सके तो 1 साल या 2 साल, जैसे अमेरिका में पहले था, हर आदमी पहले फौज में या डिफेंस में नौकरी करता था। अभी उन्होंने, अभी भी है, 1 या 2 साल सोशल सर्विस करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब देश के लिए वो कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, हमारे वो स्ट्रांग बनेगा हमारा देश और भी बनेगा। तो यही मैं बोलूँगा, और इनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जितने भी हमारे अभी देखो शहीद हो रहे हैं इतनी बहादुरी से, अपनी जान को देने की मजाक की बात है। तो कुछ इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उनको, ऐसी बात नहीं है, और होगी, ऐसी बात नहीं है। अगर थोड़ा सा ये बदली कर दें तो होगी, हो सकता है। कर्नल आरसी चड्ढा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी लोगों से मिलना बड़ी खुशकिस्मती है, और जिस तरह का अनुभव, फेबुलस अनुभव आपके पास है, आज भी आप में, आपके हृदय में देश सेवा की जो भाव हैं वो हिलोरें लेते हैं, और अब भी आप किसी परिस्थिति को देखकर बिल्कुल ही उस दृष्टि के लिए आप आगे बढ़ने लगते हैं, और आप हमारे समाज के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत बने हैं, हमारे देश के लिए आज भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। आप जैसे लोगों के विचार सुनकर निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक और जो बड़ी संख्या में युवा भी हैं तो वो ज़रूर आपसे प्रेरणा लेंगे और देश सेवा के लिए सेना में ज़रूर वो ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। और जो कोई भी सेना में नहीं जाते हैं, उसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, तरीके हैं, माध्यम हैं जिसके सहारे देश सेवा की जा सकती है। और अपने जी, हर आदमी देश सेवक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, आप एक चैनल चलाते हैं, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, देश के बारे में सोचते हैं, तो आप भी अच्छा काम कर रहे हो। हर आदमी लड़ाई तो नहीं लड़ सकता ना। एक बिजनेसमैन अच्छा कमा के, अच्छा टैक्स दे के, ऑनेस्टली टैक्स दे, वो भी, मैं तो बोल रहा हूँ, वो भी देश का सिपाही है। बिल्कुल, देश के विकास में आप किसी भी तरीके से योगदान दे सकते हैं, बशर्ते कि आप में वो जज्बा हो देश प्रेम का, और ये ज़रूरी है, और ये हम सब की जिम्मेदारी है। कर्नल आरसी चड्ढा जिस तरह की भूमिका आज भी अदा कर रहे हैं, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, एक सैन्य अधिकारी के अलावा भी, एक रणनीतिक जो अनुभव है उसके अलावा भी इनके पास बहुत प्रकार के अनुभव हैं। फिर कभी दूसरे विषय पर आपसे हम चर्चा करेंगे, और आप में जो वो अनुभव है वो भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपने अपने चैनल में मुझे इनवाइट किया, और मैं यही बोलूँगा कि आप इसी तरह सेवा करते रहें। आपका मैंने काम देखा है, बड़ा ऑनेस्टली करते हैं आप, और इसी तरह करते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद कर्नल साहब, धन्यवाद, धन्यवाद।